शुरू से शुरुआत करते हैं एंड थोड़ा सॉम्बर इशू है, थोड़ा सीरियस इशू है और इमोशनल इशू है। आप 89 में बॉर्न हुए और 89 इंडिया की हिस्ट्री में बहुत एक डार्क चैप्टर स्टार्ट होता है 89 से जी। जो है कश्मीर का। वहाँ से टेररिज्म स्टार्ट हुआ 89-90 से, और उस दौरान आपका परिवार वैली से उठ के दिल्ली आ गया। आपकी तो पर्सनल मेमोरी नहीं रही होगी, लेकिन आपने सुनी होंगी बातें अपने क्लोज फैमिली से, क्लोज रिलेटिव से। और जहाँ तक मैं जानता हूँ एक ऐसा जनरेशनल ट्रॉमा होता है जो आप अपरूट हो गए हो अपने घर से। क्या था वातावरण आपके मूवमेंट के पहले जो आपने सुना है? क्या कश्मीर में लोगों में पहले से ऐसा था कि आज़ाद होना चाहते हैं, इंडिया से अलग होना है, या ये वो उस टाइम का टेम्पोरल फिनोमेना था? और दूसरा, ऐसा ग्रोइंग अप फेज में इसका क्या इफेक्ट हुआ आपके ऊपर? देखिए निखिल, बहुत इमोशनल इशू तो है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ जो कश्मीर को बहुत क्लोजली कवर करता है। लेकिन उससे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ जो कश्मीर में जन्मा तो ज़रूर, लेकिन कर्मभूमि दिल्ली है मेरी, क्योंकि वहाँ पर मैं रह ही नहीं सका। वहाँ पर पैदा होते ही मेरा निर्वासन वहाँ से हो गया। और इसका मतलब ये है कि आई वॉज बॉर्न ऑन 13 अप्रैल 1989 and my father and my mother tell me that the moment I was born, there was one of the first bomb blasts that took place in the University of Kashmir. So terrorism began in Kashmir, so as to say, in 1989. But before I reflect, पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, मेरी कम्युनिटी के साथ क्या हुआ, हिंदुस्तान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ कश्मीर में। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अहम चीज़ जो कि ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ये है कि लोगों को लगता है कि 1987-88 में आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ। ये एक आम धारणा है। उनको लगता है कि वहाँ पर जो है इलेक्शन में रिगिंग हुई, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने कराई। और उसके बाद इमीडिएटली जो वहाँ पर यासीन मलिक पोलिंग एजेंट था सैयद सलाउद्दीन का, और सैयद सलाउद्दीन बाद में हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरपर्सन बना। उन्होंने रेबेल किया, उन्होंने बोला कि भाई रिगिंग हुई, वी डोंट बिलीव इन इंडियन डेमोक्रेसी, वी डोंट हैव एनी फेथ, सो वी विल पिक अप आर्म्स. So thus formed the Hizbul Mujahideen, United Jihad Council, Al-Badr, and a lot of groups, and the involvement of Pakistan, sponsoring them, teaching terrorists how the arms are used, physical training, etc. आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और यही नैरेटिव आम धारणा भी है, यही पढ़ाया जाता है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, बट आम आदमी को, इंक्लूडिंग मेरा जैसा जो फौज में रहा है, इतने साल 20 साल नौकरी की है, हमारी भी धारणा ये है कि एक ट्रिगर था इलेक्शंस का और उसके बाद ये सारा मसला शुरू हुआ। तो ये धारणा है, और इसको मैं जुठला नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि ये सच है, कुछ हद तक सच है, लेकिन असलियत जो है आतंकवाद की शुरू होने की कश्मीर में, वो बहुत पहले हुआ था। आपको याद है 60s और 70s में जब सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन हाईजैकिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट वाज अ एयरक्राफ्ट कॉल्ड गंगा। फ्रॉम श्रीनगर इट वेंट टू पाकिस्तान। फ्रॉम श्रीनगर इट वेंट टू पाकिस्तान, और उसमें जो दो लोग थे जिन्होंने हाईजैक किया, वो जो हैं उन्होंने जो गन और हैंड ग्रेनेड लिया हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। अच्छा, दिस इज द रियलिटी ऑफ द डे। सो दैट वाज टेररिज्म। करेक्ट। You know, they may not belong to a particular group. They may not have enshrined some constitution of their terror organization, but they were there to terrorize the people. एंड द रियलिटी इज़ कि उनको लगा कि राजीव गांधी जो है उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं, तो उन पर अटैक करने के लिए या उन पर एक लेवरेज वो करने के लिए उस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान लिया गया। एंड देन देयर इज़ हिस्ट्री कि जो हाशिम कुरैशी हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है और मैंने एक इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो हाशिम कुरैशी और उसके कज़न ने ये एयरक्राफ्ट लिया, और फिर पाकिस्तान में वो हुआ। बहुत एलिगेशंस लगे कि पाकिस्तान ही इस हाईजैकिंग के पीछे है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, सबसे पहले जिस दिन वो लैंड हुआ उस एयरक्राफ्ट को ही जला डाला वहाँ पर। उसके फोटोग्राफ्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो लोग थे उनको एक आध दिन में, 2 दिन में वापस इंडिया लाया गया। लेकिन हाशिम कुरैशी को और उसके भाई को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, करीबन 9 से 10 साल या ज़्यादा जेल में रखा। और हाशिम कुरैशी तो एक ड्यूअल वो हो गए, उनको पाकिस्तानी एजेंट भी कहा गया, उनको कश्मीरी फ्रीडम फाइटर भी कहा गया, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये इंडिया के एजेंट है। तो वो उस लाइफ को जिए। उसके बाद ही वेंट टू नेदरलैंड्स, ही वेंट टू यूके। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट क्रिटिकल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द रन अप टू terrorism beginning in Kashmir was in the mid-80s.
and nobody throws light on this. What is that? And since you are from Maharashtra, this is the killing of Ravindra Matre In London. in London, in Birmingham. Birmingham में इंडिया का काउंसलेट था, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे वहाँ पर. हम रविंद्र मात्रे को साल में एक दिन याद करते हैं. वहाँ पर MEA ने बर्मिंगम पर उनके नाम पर एक हॉल बनाया है. दिल्ली में जहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट है MEA का, वहाँ पर भी एक हॉल रविंद्र मात्रे के नाम पर है. पूना में एक ब्रिज है. पूना में एक ब्रिज है, मात्रे ब्रिज, जो मेरे को पता नहीं था बट लोगों ने मुझे बताया. और कैसे वो मात्रे ब्रिज वहाँ पर सिम्बॉलिकली उनको याद करता है. लेकिन nobody realized that in these 30-40 years the killer of Ravindra Matre was on the run. Neither did UK put any efforts, nor unfortunately, sadly, even the Indian government. We forgot the killers of Ravindra Matre. तो मैंने कई सालों से, क्योंकि मेरे दिमाग में था, जब से बचपन से मैं कश्मीर का फॉलो करते आया हूँ, रविंद्र मात्रे हर फरवरी में 5 फरवरी के आसपास हर साल याद दिलाता है. बट मैंने जब पढ़ने की कोशिश की, फिर मैंने कुछ आतंकवादी संगठनों में मैं घुसा और पढ़ा कि कैसे क्या चल रहा है वहाँ पर. फिर मुझे बता गया कि एक बंदा है जो पाकिस्तान में रहता है, POK में, पिछले 40 साल से. वो JKLF में था, उसके बाद कम्युनिस्ट बना. उसके बाद उसको डर लगा कि इंडियन गवर्नमेंट मुझे मार देगी, तो वो घर से निकलता ही नहीं है. एंड दिस गाय इज द किलर ऑफ रविंद्र मात्रे. देयर वाज अनदर गाय हु वाज द फाउंडर ऑफ JKLF, अमानुल्लाह खान, who was the conspirator, key conspirator. But this another gentleman was the killer who is there in POK even today and unfortunately has not met justice. So I say this, that these were two important triggers, क्योंकि कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये दोनों हरकतें की, hijacking of the first Indian aircraft and killing of the first Indian diplomat on foreign soil. And yet India did not react. और फिर हमारा unfortunately 89 में एक्सोडस हुआ, और उसमें आपको पता है कि कैसे कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया. जो प्रोमिनेंट कश्मीरी हिंदूज थे, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, राइटर हों, पोएट हों, उनको चुन चुन के मारा गया. इंटेलेक्चुअल क्लास कंप्लीटली. देखा कि कौन कश्मीरी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, कौन हिंदुस्तान की सरकार से क्लोज है, कौन वोकल हो सकता है, उन सबको मार दो. और उनकी आइडियोलॉजी नहीं, बीजेपी का भी था, कांग्रेस का भी था, कम्युनिस्ट भी था, सबको मार दिया. It was not a popular uprising which led to a revolution which led to killing of people. It was a well planned agenda of killing people who could have influenced policy. और आप अगर ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर देते हो, तो बहुत सारे लोग बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी सपोर्ट के अपने ही देश में बेदखल हो जाते हैं. See, it's very simple. Hindus in Kashmir were always seen as representing the Indian government. And to top all this, there were a lot of Hindus, maybe by circumstances or whatever, in the intelligence agencies also. चाहे वो IB हो या RNAW हो, mainly IB, उसमें कश्मीरी हिंदू बहुत थे. मेरे भी अंकल वहाँ पर IB में काम करते थे, और जब हिट लिस्ट वहाँ पर निकली, तो मेरे फादर और मेरे अंकल का नाम उधर टॉप पे था, श्रीनगर में. Okay. Thankfully they survived because my uncle was underground and my father, due to my another uncle's accident, had left Kashmir, तो उनको नहीं मारा गया. मेरे फादर को ढूंढने के लिए हमारे कॉलोनी में एक दूसरे इंसान को जो है किडनैप कर दिया गया. 3 दिन तक किडनैप किया, इंट्रोगेशन किया आतंकवादियों ने उसका, और फिर जब लगा कि मेरे फादर नहीं वापस आ रहे हैं तो उसको छोड़ दिया. तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुल्ला, साउथ कश्मीर के शोपियाँ, पुलवामा, कुलगाम में बहुत ज़्यादा हुई, जहाँ चुन चुन के कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, उनको डराया गया, धमकाया गया. इवन चिल्ड्रन एंड लेडीज़ वर नॉट लेफ्ट. बुरी तरीके से मारा गया. और उसके बाद सिर्फ 90 ही नहीं, वी हैव टू सी दिस इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लीट एथनिक क्लेंजिंग एंड जेनोसाइड, बिकॉज रिपीटेड मैसेकर्स हैपेंड, जिसमें आपने देखा कि संग्रामपुरा हुआ, वंदाहामा हुआ, गूल हुआ, जिसमें 20-20, 30-30, 25-25 कश्मीरी हिंदुओं को बुरी तरीके से मारा गया. सिखों को नहीं छोड़ा गया. छठी सिंहपुरा हुआ, उसमें बहुत प्रोपेगेंडा लगाया गया. जैसे कश्मीरी हिंदुओं का भी एक प्रोपेगेंडा है इन इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट का, कि ये कहते हैं जगमोहन ने इनको निकाला. अरे भाई बेवकूफ़ हो तुम. मतलब हाउ कैन यू से सच अ प्रोपेगेंडा कि आपको रातों रात कोई टिकट दे रहा है और बोल रहा है कि भाई निकल जाओ, आप निकलोगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे. और वैसे ही सिखों के साथ भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया छठी सिंहपुरा का कि इंडियन आर्मी ने मार दिया. अरे भाई, अगर लश्कर तोयबा के आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे और मारेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान की आर्मी ने मारा है. एंड दिस इज़ टू क्रिएट अ डिवाइड
not just between the Indian government, India and Sikhs, but a divisive kind of a thought process of Pakistanis जो हिंदुओं और सिखों के बीच में एक जो है डिवाइड लाना चाहता. और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, I'll come to that now. My father was a publisher in Kashmir. He was very active in his university with politics. He used to sell books outside the Vishwabharati College in Rainawari in Srinagar. My mother was also in the Kashmir University. Both of them are now PhDs in their respective fields in Sanskrit, history of Kashmir, Buddhist savants of Kashmir. And it's the same night, intervening night of 19th and 20th January. My father, as I said, wasn't there. He was in Chandigarh. और मेरी माता जी वहाँ पर थी, मेरे बुज़ुर्ग जो हैं दादा दादी वहाँ पर थे, और एक्सटेंडेड फैमिली थोड़ा पास में थी. और कंटिन्यूसली मेरी माँ मुझे बोलती हैं कि वहाँ पर जो हैं बाहर लोग जमा हो गए, हिंदुओं के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ऐसा लगा कि किसी भी वक्त वो मारने आ सकते हैं. तो मेरे अंकल ने वहाँ पर कश्मीर बस डिपो जाके एक टिकट ख़रीदी हम सब के लिए, और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट रात को ही हम निकल के बस स्टैंड आ गए. बस ली, कुछ लोगों ने टैक्सी ली और जम्मू आ गए. वो टिकट अभी भी मेरे पास है, वो हमने रखी हुई है. माई फादर हैज़ केप्ट इट एज अ रेलिक्ट ऑफ अ रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सोडस. और जम्मू में आके एक बख्शी नगर करके जम्मू में जगह है जी. बख्शी नगर में एक कमरा हमको एक लोकल हिंदू डोगरा फैमिली ने दी, और वो कमरा जो था उनका गैराज था. और गैराज था मतलब दो छोटे छोटे इलाके थे, एक खुला था, एक बंद था. छोटा सा कमरा था जिसमें हम 16 लोग थे, और उसके बगल में काउ शेड था. तो वो काउ शेड में और ये छोटे से कमरे में हम लोग 16 लोग रहते थे. मैं 9 से 10 महीने का था इस टाइम पे. सो आई सेलिब्रेटेड माई फर्स्ट बर्थडे इन एग्जाइल in almost a refugee camp like situation. So my birth and my first birthday was in fact celebrated in such circumstances of hopelessness completely. बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे. लेकिन I really thank my parents. I thank their wisdom, I thank their courage, I thank their valor, their presence of mind, कि उन्होंने ये डिसीजन लिया इन स्पाइट ऑफ लूजिंग देयर होम, हर्थ, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग. दे डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली एंड दे सेड कि नो, वील फाइट इट आउट, वील सी, वी हैव एजुकेशन बिहाइंड अस. बोथ ऑफ देम, एज आई सेड, वर PhDs. सो माई मदर गॉट अ गवर्नमेंट जॉब at Indira Gandhi National Center for Arts, and my father, once he moved to Delhi, he started his publication house again. So thus began our life from scratch in Delhi. और दिल्ली में भी जो सबसे पहला हमारा घर शक्करपुर करके ईस्ट दिल्ली में एक जगह है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत टफ लोकेलिटी है, बहुत ही टफ लोकेलिटी है. और उसमें हमको एक कमरा मिला, अ रूम विदाउट एनी विंडोज इन स्वेल्टरिंग हीट ऑफ दिल्ली. तो वहाँ पर हम 6 महीना से 7 महीना वहाँ पर रुके. उसके बाद दिलशाद गार्डन में 2-3 साल रुके, जो ईस्ट दिल्ली में आता है जेन के पॉकेट में. और वहाँ से जब मेरी मदर को गवर्नमेंट जॉब मिली, थैंकफुली विद दैट गवर्नमेंट जॉब शी गॉट अ हाउस in Asiad village in New Delhi, I think around 94. And that changed our life completely, because we got a house from the government. My mother had a government job. My father was trying to establish his publication house. I was in school. And they never let me see any pain. My father got eye hemorrhage during those days. He had multiple surgeries in his eyes. And he lost his vision in one eye. Whatever I am today is because of the sacrifices of my parents completely. Yeah. I've grown up listening to these stories, and many people ask me today that how do you relate to Kashmir? You were born there, you hardly spent 9 months, you have no memory of Kashmir. I relate to Kashmir through stories. Correct. I mean, I have every single day of my life, my father has spoken about Kashmir. He has either dreamt about it, he has either shared some story or some anecdote of what's happening there. बहुत अच्छी बात है आदित्य कि आप आज इस चीज़ को बता रहे हैं. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो हुआ उसके बारे में शायद आज हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये बात जनमानस तक पहुँचाना, हर लास्ट इंसान तक पहुँचाना इंडिया में, ताकि फिर कभी ऐसा भारत देश में किसी और के साथ ना हो. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जर्मनी में 1939 में एक ऐसी रात थी, क्रिस्टल नाख्त कहते हैं उसको, जिसमें जर्मन्स ने जूस के अगेंस्ट एक कैंपेन छेड़ा और उनको रातों रात जिन सदियों से जो जहाँ रह रहे थे उसको भुला दिया गया.
भारत में भी ऐसी एक रात आई थी, लेकिन उस रात के बारे में ना ही उसका कोई नॉमेनक्लेचर है और ना ही ज़्यादातर भारतीयों को इसके बारे में पता है।